Hello students, very good morning. I welcome you all to this video session. I, Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. So class, today we are here with our new chapter and the name of the chapter is chapter number 5 of part B accountancy and the name is ratio analysis. Class, let me tell you that we are going to discuss this particular chapter in two parts. Today we are discussing with part 1 and the next will be the part 2. So let's move further with the chapter class. So let's have the introduction. First of all, this particular chapter, that is the ratio analysis, is being divided in broadly 4 categories. मतलब हमारे पास में 4 broad categories में divide करा गया है इस पूरे chapter को. That is the liquidity ratios, the solvency ratios, then it is the activity or your turnover ratios or performance ratios, and the next is your प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़. हमारे पास में ये 4 अलग अलग तरीके के रेशियोज़ इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे और फिर इनके अंदर इनके सब पार्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है. मतलब ये 4 हेडिंग्स हैं और फिर इनके सब पार्ट. आज हम लोग बेसिकली सिर्फ इन 2 हेडिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं क्लास, लिक्विडिटी रेशियोज़ और सॉल्वेंसी रेशियोज़ को. बट क्लास, बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस. First of all, class, it is also the one of the tool for doing the analysis of financial statements. यानी कि हमारी financial statements को analyze करने के लिए ratio analysis is also one of the tool. हम लोगों ने comparative financial statement देखा. We have also discussed about the common size financial statements. In the same manner, the ratio analysis is also one of the tools फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. यहाँ पे क्या होता है क्लास कि हम लोगों को एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है किसी एक पर्टिकुलर फिगर का किसी दूसरे फिगर के साथ में. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दैट इज द 2:1, 1:1. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ऑलराइट. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द टर्नओवर्स, ऑलराइट. देयर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर्स. ठीक है, और फिर हम लोग उसको क्या टर्मोलॉजी यूज करते हैं उसके लिए, रेशियो एनालिसिस. सो लेट्स मूव फर्दर क्लास विद द टॉपिक दैट इज द लिक्विडिटी रेशियोज. So liquidity ratio states that these measure short-term solvency, that is the firm's ability to pay its current dues. In liquidity ratios, the following 2 ratios are included. The one is your current ratio, also called as working capital ratio, and another one is your liquid ratio, also called as quick ratio or acid test ratio. क्लास, नाम से ही हम लोगों को पता लग जाता है लिक्विड रेशियोज. लिक्विड रेशियोज का मतलब द रेशियोज विच शोज द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म. अब लिक्विडिटी क्या होता है क्लास? लिक्विडिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू पे योर शॉर्ट टर्म डेब्ट्स. जितना ज़्यादा फर्म एबल होगा, जितना ज़्यादा फर्म अपने में सॉलिड होगा अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा उसकी लिक्विडिटी को माना जाएगा. ऑलराइट. सो टू मेजर दैट लिक्विडिटी we are having 2 ratios with us, that is the current ratio and the another one is your liquid ratio. बहुत ही सिंपल है क्लास. फॉर्मूलाज हम लोगों को याद करने हैं और कई सारे फॉर्मूलाज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोगों को नाम से ही फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके 80 मार्क्स जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, ओवर देयर 1 क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी फ्रॉम इट. 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एंड प्लस जो हमारे पास में 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है स्कूल के अंदर, वहाँ पे हमारे पास में 12 मार्क्स का एक रिटर्न एग्जाम होता है. उस रिटर्न एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से हमारे पास में आता ही आता है. सो इट मेक्स द चैप्टर very much important from the board point of view as well, and I request you to please go through the video by with the books. DK Goyal और NCERTs अपने साथ में रखेंगे आप लोग जब भी हम लोग इस चैप्टर के वीडियोस को देख रहे होंगे. ठीक है, and you can go with the illustrations from the DK Goyal and from the NCERTs as well. I have already told you the importance of chapter, so let's begin. The very first ratio we are having with us is the current ratio. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला हमें नाम से ही पता लग जाएगा. आप अगर देखेंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट होती है,
बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं जिनके जो कि करंट के नाम से आती हैं। एक होता है हमारे पास में करंट एसेट्स और एक होता है हमारे पास में करंट लाइबिलिटीज। सो दिस मेक्स द फॉर्मूला क्लास करंट रेशियो इज इक्वल्स टू current assets upon current liabilities. That's it. What you have to do is current assets divided by current liabilities, and this will become the current ratio. Let's talk about its consequence, its participants. क्या क्या इसके अंदर चीज़ें आती हैं? The following items are included in the current assets. करंट इन्वेस्टमेंट, जितनी भी करंट एसेट्स होते हैं, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस थिंग. 11th क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स. ऑलराइट, सो हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. करंट इन्वेस्टमेंट्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस, इन्वेंट्रीज विल बी इंक्लूडेड इन दिस, देन योर ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड देन इज योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड देन अदर करंट एसेट्स. Class, this is the same thing we have already discussed in the chapter number 1 financial statements. आपको पता है कि current assets हम लोगों का एक major heading है और उसके अंदर सब heading हमारे पास में ये वाली चीज़ें होती हैं. Alright class, so this was all about current assets. Let's talk about some current liabilities as well. So current liabilities include short term borrowings, trade payables, short term provisions and other current liabilities. So this is all about the current ratio. Current ratio क्या formula बनाता है? Current asset upon current liabilities. So what will be the ideal ratio? क्या होता है क्लास कि हर रेशियो का अपना एक ideal ratio होता है, which means which tells that the firm is working accurately or not. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक आइडियल रेशियो सेट करा गया है हर रेशियो के लिए. सिमिलरली करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या माना जाता है? 2:1. अगर इफ योर आंसर फॉर करंट रेशियो इज 2:1 और नियर टू दिस, दैट पर्टिकुलर रेशियो विल बी कंसिडर्ड एज बेस्ट रेशियो. ऑलराइट, नाउ अ लो रेशियो इंडिकेट्स दैट द कंपनी कैन नॉट मीट्स इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ऑन टाइम. अगर 2:1 से कम हमारा रेशियो आ रहा है तो ये माना जाएगा कि कंपनी जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को टाइम पे रीपे नहीं कर पा रहे हैं. ऑलराइट, एंड अ हाई रेशियो इंडिकेट्स दैट फंड्स हैव नॉट बीन यूज्ड एफिशिएंटली और द फंड्स आर लाइंग आइडल. और अगर 2:1 से ज़्यादा आ जाता है, इट मीन्स दैट वी आर नॉट यूजिंग आवर फंड्स इन अ प्रॉपर मैनर. हम लोग उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, या हमारे जो फंड्स हैं वो आइडल रखे हुए हैं, अनयूज्ड रखे हुए हैं. Alright class, so this was all about the current ratio. Let's move to another one. The last ratio for the liquidity ratio is, liquidity ratio जो heading था हमारा, उसका last ratio हमारे पास में quick ratio. And the formula for quick ratio, again I am telling you about the formulas. जैसा कि नाम है वही हमारे पास में formula बनेगा. तो quick ratio, quick asset upon current liabilities, base same है. करंट एसेट में भी बेस में करंट लाइबिलिटीज आ रहा था और क्विक रेशियो में भी बेस में करंट लाइबिलिटीज आ गया. चेंज कहाँ पर आया? सिर्फ ऊपर चेंज आया हमारे पास में, एंड दैट इज योर लिक्विड एसेट्स. इट कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज क्विक एसेट्स. नाउ द थिंग इज, यू ऑल आर अवेयर अबाउट करंट लाइबिलिटीज. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर क्विक एसेट्स, ये हमें देखना है. सो हियर इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग क्विक एसेट्स क्लास, दैट इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस prepaid expenses minus advance tax and minus accrued income. Or you can also say quick assets is equals to current assets minus other current assets. यानी कि अगर आप अपनी current assets में से सारी other current assets को minus कर देते हैं, and then you will get the answer as quick assets. ठीक है, और अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है हमारे पास में? इन्वेंट्रीज वी आर हैविंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस वी आर हैविंग, एडवांस टैक्स वी आर हैविंग, एक्रूड इनकम वी आर हैविंग. इन चीज़ों को अगर आप हटा देंगे करंट एसेट्स में से तो आपका क्विक एसेट्स आ जाएगा. ऑलराइट क्लास, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस ऑन द बोर्ड एज वेल. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड नाउ. सो क्लास, आज के जो हम लोगों के टॉपिक हैं क्लास, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे हम लोग लिक्विडिटी रेशियोज देख रहे हैं और साथ ही में हम लोग सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. And we have already discussed about the liquidity ratios, in which we have already covered the current ratio and the quick ratio. Class, ये जितने भी रेशियोज आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं वो प्योरली हमारे पास में हमारी बैलेंस शीट से रिलेटेड है, विच मीन्स
if you are aware about the participants of the balance sheet, if you are aware about all the things that is being mentioned under the balance sheet, तो आपके ये वाले ratios बहुत ही easy हो जाते हैं. And this is the reason कि मैं अब आपको उन ratios को balance sheet से link करते हुए समझा रहा हूँ. Alright, so the very first ratio that we have deal today was the current ratio. Current ratio आज हम लोगों ने पहले देखा, ठीक है. करंट रेशियो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि बैलेंस शीट में हमारे पास में दो ही चीज़ें हैं जो कि करंट के नाम से शो करी जाती हैं. वन इज़ योर करंट लाइबिलिटीज एंड अनदर वन इज़ योर करंट असेट्स, एंड दिस बिकम्स द फॉर्मूला. सो द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो वाज द करंट असेट्स divided by the current liabilities. And class, there is no exception for this particular things. करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज पूरी हमें कवर करनी है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है. जितनी भी चीज़ें हमारी करंट एसेट्स में आ रही हैं और जितनी भी चीज़ें करंट लाइबिलिटीज में आ रही हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी हमारे पास में. ऑलराइट क्लास, एंड द आइडियल रेशियो, जो आइडियल रेशियो था हम लोगों के पास में, इसका जो एक्चुअल रेशियो होना चाहिए जिससे फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन हम लोग एनालाइज करेंगे, या भी और वी कैन से कि बेस्ट लिक्विडिटी पोजीशन क्या होगी इसकी, दैट इज योर 2:1. 2:1 ये हम लोगों का आइडियल रेशियो रहेगा. ऑलराइट क्लास, सो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट रेशियो. द नेक्स्ट रेशियो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज योर क्विक रेशियो. क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में क्लास, नाम से ध्यान रखेंगे. इफ इट इज क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड इफ इट इज करंट रेशियो देन इट विल बी करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. सो द फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो विल बी क्विक assets divided by your current liabilities. Now class, the question arises कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है. तो क्लास, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में डिफरेंस होता है जैसा कि अभी बताया था मैंने आपको. अगर हम हमारी करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, एडवांस एक्सपेंसेस को अगर हम रिमूव कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो फिर हमारे पास में जो चीज़ आ जाती है दैट विल बी योर क्विक assets. Alright, and the ideal ratio, अगर हम इसके ideal ratio के बारे में बात करते हैं, then the ideal ratio for quick ratio will be your 1:1. Alright, now एक और चीज़ बताया दूँ. क्विक रेशियो, क्विक असेट्स का मतलब होता है क्लास हमारे पास में ऐसी असेट्स जिनकी लिक्विडिटी पावर बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द अदर करंट असेट्स. इन करंट असेट्स की जो लिक्विडिटी पावर है दैट इज मच मोर देन द करंट असेट्स विच वी आर रिमूविंग फ्रॉम दिस. ऑलराइट, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, ये इन्वेंट्रीज, ये वाली जो है इनकी लिक्विडिटी पावर कंपेरेटिवली कम है, इसलिए हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं. एंड देन व्हाट वील गेट इज वील गेट द क्विक असेट्स पार्ट. Alright class, so this was all about the liquidity ratios. Now let's move back to the DigiBoard for our next topic of today, that is your solvency ratios. So let's start with this. So the next topic for the today's session is solvency ratios. Class, लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म अपनी लिक्विडिटी पावर एनालाइज करना, विच मीन्स आप अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को कितना अच्छे से पे कर सकते हो या आप अपनी करंट एसेट्स को कितना अच्छे से यूज़ कर रहे हो. इन सब चीज़ों के लिए होता है हमारे पास में लिक्विडिटी रेशियोज. ऑलराइट, और हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के लिए या आप बोल लीजिए हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स के लिए या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी कितनी है. सॉल्वेंसी का मतलब होता है क्लास हाउ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग योर ऑर्गेनाइजेशन इज, कितना फंड्स आपके पास में इन्वेस्टेड है, कितनी टोटल असेट्स आपके पास में इन्वेस्टेड है. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती हैं, सॉल्वेंसी रेशियो से. सो लेट्स डील विद दिस टॉपिक नाउ. सॉल्वेंसी रेशियोज कन्वे एन एंटरप्राइज ability to meet its long term obligations. I have already told you कि जो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स के बारे में रेशियोज थे वो कौन से थे हमारे पास में, करंट रेशियोज या लिक्विड रेशियोज. ऑलराइट, और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के बारे में, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस के बारे में रेशियोज कौन से आएंगे, सॉल्वेंसी रेशियोज आएंगे. एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, और इसमें कौन कौन से रेशियोज हमारे पास में कवर होते हैं क्लास, लेट्स हैव अ लुक. द फर्स्ट इज योर डेब्ट इक्विटी रेशियो. वेरी इंटरेस्टिंग रेशियो इट इज और बहुत इजी भी है इसको समझना, हम लोग बैलेंस शीट के थ्रू इसको समझेंगे. डेब्ट इक्विटी, टोटल असेट टू डेब्ट
प्रोप्राइटरी एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो बेसिकली 4 रेशियोज हमारे पास में आते हैं फॉर सॉल्वेंसी रेशियोज। वन इज योर डेब्ट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट, proprietary and your interest coverage ratio. So let's move with the first part, that is the debt equity ratio. फिर से वही बात आएगी क्लास, अगर हम फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मूला उसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेब्ट अपॉन इक्विटी। यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, डेब्ट और यू कैन से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय द इक्विटी एंड द अदर नेम फॉर इक्विटी इज शेयर होल्डर्स फंड। बेसिकली द फॉर्मूला इज डेप्ट अपॉन इक्विटी, जो नाम है वही उसका फॉर्मूला है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेशियो? इट असेसेस द लॉन्ग टर्म साउंडनेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। लॉन्ग टर्म हम लोग कितने साउंड है, कितना फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, उस चीज को एनालाइज करने के लिए यूज में आता है। एंड द आइडियल रेशियो फॉर डेप्ट इक्विटी रेशियो इज 2:1. That is considered as the best, but it should not be more than this. 2:1 बेस्ट माना गया है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड 2:1 का मतलब होता है 2 पार्ट फॉर योर डेब्ट एंड 1 पार्ट फॉर योर इक्विटी। लेट्स टॉक अबाउट सम फॉर्मूलाज। इसके जो डेब्ट पार्ट है उसमें क्या क्या आएगा और इक्विटी पार्ट है उसमें क्या क्या आएगा। वैसे यू ऑल आर अवेयर, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज ऑल थिंग्स इन डिटेल इन योर चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Alright, so debts include or your long term borrowings plus your long term provisions. In short class, debts is your non current liabilities. जो हमारा non current liabilities वाला heading है वो पूरा ही हमारे लिए क्या है, debt है। Alright, then it is your equity shareholders fund, and equity shareholders fund includes your share capital plus reserves and surplus minus non trading investments, or equity shareholder fund will also include the fixed assets plus non-current investments plus long-term loans and advances plus current asset minus current liabilities and so on. Class, इसको मैं सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। I can tell you one thing, शेयर होल्डर्स फंड्स जो है यानी कि इक्विटी वाला जो पार्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्लास हमारे पास में 2 अप्रोच होती है। एक होता है हमारे पास में असेट साइड अप्रोच और एक होता है हमारे पास में इक्विटी साइड अप्रोच। सो लेट्स डील विद दीज 2 अप्रोचेस ऑन द वाइट बोर्ड इटसेल्फ। हम लोग वहीं पर ही इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड नाउ। सो क्लास, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज द डेब्ट इक्विटी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज का सबसे पहला रेशियो है हमारे पास में डेब्ट इक्विटी रेशियो, एंड द फॉर्मूला फॉर दिस विल बी debt upon equity. And as I have told you कि इक्विटी के लिए क्लास हमारे पास में 2 अप्रोच फॉलो करी जाती हैं। वन इज योर लाइबिलिटी साइड अप्रोच, लाइबिलिटीज साइड अप्रोच, बाय डिफॉल्ट ये वाली अप्रोच ही हम लोग देखते हैं, और एक होती है हमारे पास में क्लास असेट साइड अप्रोच। अब ये क्या है लाइबिलिटी साइड और असेट साइड, इसको हम लोग देखते हैं एक बार बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक है क्लास, नाउ इफ यू आर गोइंग थ्रू फॉर द शेयर होल्डर्स फंड, यू ऑल आर अवेयर दैट द शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड योर शेयर कैपिटल, योर रिजर्व एंड सरप्लस। ऑलराइट क्लास, शेयर कैपिटल में क्या क्या, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, हर वो चीज़ जो हमारे ओनर से रिलेटेड है, हर वो चीज़ जो हमारे कंपनी के मालिक से रिलेटेड है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये पूरा शेयर होल्डर्स फंड वाला जो पार्ट है वो पूरा आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तक। इज इट क्लियर? ये सारी चीज़ें हमारे ओनर से रिलेटेड हैं। प्लस आपको पता ही है, इफ प्रॉफिट्स आर इंक्लूडेड इन दिस देन ऑफ कोर्स द लॉसेज हैव टू बी डिडक्ट फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे जो अदर करेंट असेट्स वाला जो हमारे पास में फिक्टिशियस असेट्स वाला पार्ट होता है, यहाँ पे जो हमारे पास में फिक्टिशियस असेट्स वाला पार्ट होता है क्लास, तो इन सब चीज़ों को तो हम कर देते हैं ऐड, यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फॉर्मूला क्या बन रहा है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट एंड माइनस योर फिक्टिशियस असेट्स। तो ये तो हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड अप्रोच। क्या क्या करा हम लोगों ने इसमें, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ऑलराइट क्लास, हर वो चीज़ जो हमारे ओनर से रिलेटेड है, प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ऑलराइट,
और माइनस किसको कर दिया हम लोगों ने इसमें से, फिक्टिशियस असेट्स, यानी कि सारे लॉसेस को हम लोगों ने इसमें से क्या करा, माइनस कर दिया। ऑलराइट, तो ये तो हो गई क्लास हमारी लाइबिलिटी साइड अप्रोच, जब हम लाइबिलिटीज से चालू कर रहे हैं इसको कैलकुलेट करना। ओके, पर मेनी एट टाइम्स वी डोंट हैव दीज इंफॉर्मेशन इन आवर क्वेश्चन, और फिर हमसे पूछ लिया जाता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। कई बार एग्जाम में ये चीज़ आ चुकी है, हमारे पास में लाइबिलिटीज़ की ये वाली साइड के हमारे पास डिटेल्स ही नहीं होती हैं, हमारे पास में असेट साइड की डिटेल होती है, और आपसे डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछ लिया जाता है। द क्वेश्चन अराइजेस फॉर 3 to 4 मार्क्स। तब आप क्या करेंगे, तब हम लोग ध्यान रखेंगे हमारी असेट साइड अप्रोच के बारे में। वील वर्क ऑन असेट साइड अप्रोच। हम असेट्स वाली साइड से भी हमारा इक्विटी वाला पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा क्लास। हमें पता है कि बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल होता है इक्वल, ठीक है। हमारी जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है और हमारी जो असेट साइड का टोटल है वो इक्वल होता है। ऑलराइट क्लास, सो इफ आई रिमूव दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम आवर बैलेंस शीट, अगर मैं इस वाली पूरी चीज़ को हटा दूं, शेयर होल्डर्स फंड जो है मेरा, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और इस वाली साइड से अगर मैं ये फिक्टिशियस असेट्स वाले पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, ऑलराइट क्लास, इन दोनों चीज़ों को अगर मैं हटा दूँ तो जो मेरे पास में वापस से बचकर आएगा वो भी तो क्लास शेयर होल्डर फंड ही कहलाएगा, क्योंकि दोनों का टोटल इक्वल है। समझेगा ध्यान से, दोनों का टोटल इक्वल चल रहा है। अगर मैं बैलेंस शीट में से, अगर मैं इसमें से ये वाला पूरा सेगमेंट जो है इसको मैं अगर अलग कर देता हूँ और इस सेगमेंट को अगर मैं अलग कर देता हूँ, तो अब ये जो चीज़ बचकर आएगी मेरे पास, ये वापस से इक्विटी वाले पार्ट बचकर आ जाएगा। तो द फॉर्मूला क्या बना, नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स, ऑलराइट, एंड करेंट असेट्स के अंदर ये इंक्लूड नहीं करना, फिक्टिशियस असेट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो द फॉर्मूला फॉर दिस विल बी नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स, जो असेट वाली साइड है उसको प्लस कर लिया, माइनस क्या कर दिया हम लोगों ने, ये वाली दोनों चीज़ों को, माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज और माइनस करेंट लाइबिलिटीज। तो असेट्स अप्रोच का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास में, नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज और माइनस करेंट लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर क्लास? वापस से समझेगा, फ्रॉम द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, अगर हम बैलेंस शीट में से ये वाली पूरी चीज़ को हटा रहे हैं, इस चीज़ को हटा दिया और इधर वाली चीज़ को भी हटा दिया मैंने, ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड अप्रोच था, और बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होता है, तो ये जो पूरा पार्ट बच रहा है क्लास मेरे पास में, इसको अगर मैं कवर अप कर देता हूँ, ये वाले असेट वाले पूरे पार्ट को, इसको ऐड कर दिया और इन दोनों चीज़ों को मैंने लेस कर दिया, तो वापस से हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगा, इक्विटी निकल कर आ जाएगा। अगर मैं अभी इनको हटा दूँ तो ये दो चीज़ें बच रही है ना, ये भी तो इक्विटी है। सिमिलरली अगर इन दोनों को हटा दूँ तो ये जो बचेगा ये भी क्या कहलाएगा, इक्विटी कहलाएगा। और इसलिए दो अप्रोचेज आती है हमारे पास में, लाइबिलिटी साइड अप्रोच, असेट साइड अप्रोच। क्लियर हो गई बात क्लास? सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच एंड दैट विल बी योर राइट हैंड साइड अप्रोच। अब क्वेश्चन अराइज कि सर हम लोग एग्जाम में कौन सी अप्रोच फॉलो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन। जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यू आर बीइंग प्रोवाइडेड, यू हैव टू वर्क ऑन सच काइंड ऑफ थिंग्स. If you are aware, if the information is related to the liability side, if you are having all kind of details from the liability side, then the equity will be calculated on this approach. And if the information is not available, then it will be calculated on your current asset or the asset side approach. One more thing class, if you are noticing over here, then the things are non-current assets plus current assets minus non-current liabilities minus current liabilities. class, अगर मैं इस पूरे पार्ट को ऐसा लिखता हूँ, नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और माइनस करेंट लाइबिलिटीज़ लिखते हैं अगर हम इसको, और अगर मैं इसमें से ये करंट असेट्स और ये वाली माइनस करेंट लाइबिलिटीज़ को उठा दूँ, अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो ये क्या कहलाएगा, नॉन करेंट असेट्स माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट असेट और माइनस करेंट लाइबिलिटी। ये इक्वेशन बनकर आ जाएगी हमारे पास। वापस से देखिए एक बार आप, व्हाट आई हैव डन इज आई जस्ट स्विच दिस करेंट असेट्स विद द करेंट लाइबिलिटी। करेंट असेट्स को मैंने करेंट लाइबिलिटीज के साथ में लिख दिया, तो इक्वेशन क्या बनी, नॉन करेंट असेट्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, सॉरी नॉन करेंट असेट्स माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। दिस इक्वेशन विल बी गेटिंग।
अब आप देखिएगा कि ये जो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? वर्किंग कैपिटल. यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस थिंग. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आ जाता है हमारे पास में, जो कि कहलाता है नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड प्लस वर्किंग कैपिटल. कई बार क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल दे देगा, बाकी चीज़ें दे देगा, फिर आपको बोलेगा आप इक्विटी कैलकुलेट करिए एंड देन कैलकुलेट योर डेब्ट इक्विटी रेशियो. तो घबराना नहीं है क्लास, आप हर फॉर्मूले को अगर एक्सपांड करके देखेंगे यू विल गेट द थिंग्स. ऑलराइट, द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द रेशियो एनालिसिस क्वेश्चंस आर whatever ratios have been asked in your question, just write their formula. Suppose it is debt equity, आप डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला लिख लीजिए एंड देन जस्ट फाइंड आउट दैट व्हाट थिंग्स आर टू बी इंक्लूडेड अंडर योर डेप्ट एंड व्हाट थिंग्स आर टू बी इंक्लूडेड अंडर योर इक्विटी. क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डिटेल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी जो इनके अंदर आने वाली चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड. ऑलराइट, सिर्फ आप अपने फॉर्मूलाज को एक्सपांड करते जाइए, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड. जैसा अभी हमने एक इक्वेशन से एक और बना दिया, नॉन करेंट एसेट्स माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल. क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल को क्या बोला जाता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डेब्ट इक्विटी. ये था हमारे पास में क्लास डेब्ट इक्विटी रेशियो. नाउ बिफोर मूविंग टूवर्ड द डिजीवर्ड, एक बार हम लोग एक फॉर्मूला और यहीं पे देख लेते हैं. लेट अस वर्क ऑन द अनदर वन. दिस वाज द डेब्ट इक्विटी. ये तो हमारा सॉल्वेंसी का फर्स्ट रेशियो था. Now the next we are having with us is, again it is a very easy part, that is your total assets to debt. Okay, let me tell you one thing first of all. ये जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है इसका मतलब क्या होता है? डेप्ट इक्विटी रेशियो का मीनिंग क्या है क्लास? डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि हम लोगों ने जो बिजनेस में फंडिंग इन्वेस्ट करी है, द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, what proportion you are using for your investment part. All right, what proportion means how much proportion you have used the equity, how much you have invested your own money. हम लोगों ने हमारे ओनर्स का कितना फंड इन्वेस्ट करा है और हम लोगों ने हमारे मार्केट से कितना पैसा लेकर इन्वेस्ट करा है फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस. दिस इज ऑल अबाउट योर डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड द आइडियल रेशियो फॉर दिस इज 2:1. यानी कि हम बोलते हैं अगर हम लोग 1 लाख रुपए ओनर फंड है तो हम लोग 2 लाख रुपए मार्केट से ले सकते हैं. दिस कैन बी डन, बट अगेन दिस इज ओनली द अकाउंटेंसी पार्ट. इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस एज वेल. बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है. इट इज नॉट एट फिक्स्ड. ये फिक्स नहीं है कि 2:1 ही होना चाहिए. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट डेब्ट इक्विटी. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द टोटल असेट्स टू डेब्ट. फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग. फॉर्मूले की बात करते हैं क्लास. वेरी इजी, नाम पे ही फॉर्मूला है हमारे पास में, टोटल असेट्स टू डेब्ट. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट. ये फॉर्मूला क्या पूछता है हम लोगों से कि हम लोगों का जो टोटल असेट्स वाला पार्ट है, टोटल असेट्स का जो हमारा पार्ट है, ऑलराइट, सारी असेट्स नॉन करेंट प्लस करेंट जितनी भी असेट्स है, ऑल ऑफ दीज असेट्स हाउ मच दे हैव द प्रोपोर्शनेट टूवर्ड्स योर डेब्ट. आपके डेब्ट के प्रोपोर्शन में कितनी है आपकी टोटल असेट्स. ये फॉर्मूला हमें बताता है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो. ये चीज़ बताया जाता है कि हमारी टोटल असेट्स किस प्रोपोर्शन में है हमारे डेब्ट के, यानी कि मार्केट के फंड जो हम लोगों ने लिए हैं कितना प्रोपोर्शनेट चल रहा है टूवर्ड्स आर टोटल असेट्स. वेरी इजी. डेब्ट हम लोगों ने अभी देखा ही था, जो भी हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज वाला पार्ट है ये सब हमारा डेब्ट है. एंड टोटल असेट्स इज योर ऑल ऑफ दीज असेट्स. यहाँ पर भी क्लास एक चीज़ होती है, कई बार हम लोगों को टोटल असेट्स अवेलेबल नहीं कराया जाता है. ऑलराइट, वी डोंट हैव टोटल असेट्स अमाउंट विद अस. देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट यूज टोटल लाइबिलिटीज एज वेल. टोटल liabilities also we can use. Why? Because class the total of balance sheet is always equal. असेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल इक्वल है. तो अगर हमें टोटल असेट्स नहीं दे रखा है और टोटल लाइबिलिटीज दे रखा है, इट कैन बी रिप्लेस्ड. ऑलराइट, सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स. ये बेसिक्स है. अगर आपको बैलेंस शीट की पूरी नॉलेज है तो आपको फिर इन फॉर्मूलाज में कभी भी कोई इशू नहीं आएगा.
Alright, so let's move further toward the DigiBoard and we're going to discuss this particular formula over there and the other ratios for solvency as well. Alright class, so we have already covered our debt equity and we have also covered total assets to debt on our whiteboard. We have a detailed discussion over there, but have a look at the formula once again. So total assets to debt means the formula will be total assets divided by debts or your long term liabilities. What is the significance of this? It measures the safety margin available to the provider for long term loans. जो हमें मार्केट से लोन प्रोवाइडर्स होते हैं वो देखते हैं कि उनका पैसा कितना सिक्योर है हमारी फर्म में. Why? If the firm get dissolved, अगर हमारी फर्म बंद होती है तो हमें उनका पैसा कैसे चुकाना पड़ेगा? हमारी असेट्स को सोल्ड आउट करके. And this tells the safety margin for the money lenders for the company. Alright class, so this is all about your total assets to debt. So let's move further to the next one. You all are aware about this thing. Total assets क्या होती है? Assets का जितना भी part है हमारे पास में, we have already covered over there. Debt also you all are aware. Next is your proprietary ratio. It is very interesting ratio class. यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता आपको कि नाम पे ही हमारा फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम इसके मीनिंग को पहचान लेंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला हमें याद हो सकता है. प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स रेशियो. प्रोप्राइटर का मतलब होता है क्लास शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी. शेयर होल्डर्स फंड बोल लीजिए, इक्विटी बोल लीजिए, प्रोप्राइटर्स फंड बोल लीजिए. इन शॉर्ट हर वो चीज़ जो हमारे मालिकों से रिलेटेड है, जो हमारे ओनर से रिलेटेड है. तो प्रोप्राइटरी रेशियो बोलता है कि हाउ मच फंड्स डू वी हैव इन प्रपोर्शनेट टू योर टोटल असेट्स. कितना फंड हमारे ओनर से रिलेटेड है इन कंपैरिजन टू योर टोटल असेट्स. एंड हियर इज द फॉर्मूला विद अस फ्रॉम द मीनिंग इटसेल्फ, इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय द टोटल असेट्स. तो अगर हमें प्रोप्राइटरी रेशियो का मीनिंग पता है तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट इट. It shows the relationship between proprietors fund or the shareholders fund, as I have told you, and the total assets of the business. Relationship बताता है between the shareholders fund and between the total assets. Significance: it measures the proportion of total assets financed by the proprietors of the business. It shows the safety margin available to the lenders of the business as they can ascertain the portion of the shareholders in the business. आइडियल रेशियो, कोई आइडियल रेशियो ऐसे डिफाइन नहीं है इसके अंदर. ऑलराइट, डिपेंड्स ऑन द मार्केट पोजीशन, डिपेंड्स ऑन द रिस्कनेस इन द मार्केट. क्या चीज़ बता रहा है कि हमारा जो टोटल असेट्स में इन्वेस्टमेंट है वो कितना है हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स के साथ में. मीन्स हाउ मच टोटल असेट्स इज बीइंग परचेज फ्रॉम द मनी टेकन बाय द शेयर होल्डर्स और टेकन फ्रॉम द ओनर्स. जितना हमारे मालिकों ने इन्वेस्ट करा है उसमें से कितना प्रोपोर्शन हमने टोटल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करा है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोप्राइटरी रेशियोज. फॉर्मूला हैव बीन डिस्कस्ड, द सिग्निफिकेंस हैव आल्सो बीन डिस्कस्ड. नेक्स्ट, लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द interest coverage ratio, the last ratios for today's session and the last ratio for solvency also. Again, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अगर आपको मीनिंग पता है तो फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा. इंटरेस्ट कवरेज का मतलब होता है क्लास हाउ मच प्रॉफिट डू वी अर्निंग टू पे द फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. हमारी फर्म कितनी केपेबल है, कितने प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं so that we can pay our fixed interest charges. Fixed interest charges का क्लास मतलब होता है the charges that we have to pay on our long term debts, non current liabilities जो होता है. So what definition states is since interest is a charge on profit, net profit taken to calculate this ratio is before interest and tax. Class, you have to consider your net profit before interest and tax, which means कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कौन सा वाला लेना है जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं करा हो. मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन अराइजेज, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड्स के अंदर हमारे पास में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है.
पर लेकिन वहाँ पे क्या है क्लास, आपको प्रॉफिट दिया जाता है जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्सेशन को माइनस कर दिया होता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू ऐड बैक देम, उनको आपको वापस से ऐड करना है. टैक्स को ऐड कर दीजिए. ओके, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर उसके बाद में इंटरेस्ट चार्जेस को ऐड कर दीजिए एंड यू विल बी एट योर पॉइंट दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आ रहा है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द इंटरेस्ट यू हैव टू पे ऑन योर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स. लेट अस डील विद दिस ऑल्सो ऑन द वाइट बोर्ड. एक बार मैं आपको ये पूरा समझा देता हूँ कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, क्या फॉर्मेट हम लोगों को फॉलो करना होता है. वैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन 11th एज वेल, बट लेट अस टॉक अबाउट दिस वंस अगेन. सो क्लास, we are here for discussing the calculation of net profit before interest and tax. क्लास क्या होता है कि हम लोगों को एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है हमारे प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करने के लिए, और यू कैन से प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस का अपोर्शनमेंट करने के लिए एक प्रेफरेंस सेट करी गई है पूरी. ऑलराइट, तो एक बार हम लोग वो देख लेते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव विद अस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. क्लास ये हमारा वो वाला प्रॉफिट है जो हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर नेट प्रॉफिट देखा था. उसमें से अभी हमने इंटरेस्ट को माइनस नहीं करा है. बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट जो नेट प्रॉफिट होता है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. Alright, which means we have already deducted our operating expenses, non-operating expenses, direct expenses. ये सब deduct हो गया है except your interest and your taxation and your dividend part. Now, what will be the next thing that you have to deduct from this? And I am again telling you class, ये जो आपका पूरा टेबल है, this will be very much useful for your BCom, for your graduation, for your other competitive exams as well. देयर इज अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहाँ पे आपके पास में ये वाली चीज़ कई बार देखने को मिल जाएगी. सो प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर. नाउ आफ्टर दिस द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिडक्ट इज योर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. द इंटरेस्ट दैट यू हैव टू पे ऑन योर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स. नॉन करेंट लाइबिलिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट हमें पे करना होता है वो हम लोगों को डिडक्ट करना होता है इसमें से. ऑलराइट, एंड What you will be at, आपको क्या मिलेगा इसके बाद में, यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब आप देखिए इसमें से इंटरेस्ट हम लोगों ने हटा दिया तो क्या बचा हमारे पास में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. और आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डिडक्ट इज वी विल बी गोइंग टू डिडक्ट आर टैक्सेशन एक्सपेंसेस. द इनकम टैक्स दैट यू हैव टू पे, ये आपको डिडक्ट करना होता है. और फिर हमारे पास में आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आ जाएगा आपके पास में. ऑलराइट, इज इट क्लियर? तो कई बार क्वेश्चन के अंदर क्लास व्हाट दे डू इज दे जस्ट प्रोवाइड यू दिस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट रिमेंबर वन थिंग, व्हाट वी रिक्वायर इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. यानी कि हम लोगों को यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना है, तो जिन चीज़ों को हमने लेस करा था उसे हम लोगों को ऐड बैक करना पड़ेगा. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इफ इट इज प्रोवाइडेड, जस्ट ऐड बैक योर टैक्सेशन पार्ट एंड यू विल बी एट योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. In this you will have to add back your interest expenses and then the thing arrive that is your net profit before interest and tax. So it is totally depend on the question. Question में क्या दे रखा है इस पे मतलब है, अगर हमें net profit before tax दे रखा हो तो आप interest add कर लीजिए, और अगर directly हमें net profit before interest and tax दे रखा हो तो you can use it directly. It totally depends on the question. Alright, so let's move back toward the DG board. So class, that was all about the interest coverage ratio, and I must say that was all about the today's session. That is your we have covered your liquidity ratios, we have covered your solvency ratios. Two ratios was there in your liquidity, that is your current ratios and your quick ratio. The formula was current asset upon current liabilities, quick ratio ka quick assets upon current liabilities. And from the solvency part we have covered our 4 ratios: debt equity, total asset to debt, proprietary, and the last was your interest coverage ratio. So please go through the books, go through the DKQL, go through the NCERT part. I have told you about the question, the type of question that is being covered in their boards. So please go through the session again, and thank you so much class. I wish you that you will be safe at your homes. So keep studying and thank you so much.